हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आप में से कई सारे लोग मुझे पूछे थे कि भैया एक वीडियो बनाओ, 2 मंथ्स बचा है तो किस तरह स्ट्रैटेजी होना चाहिए रिवीजन की। तो इसके कारण मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आई होप इट वुड हेल्प यू सम द अदर वे। 2 मंथ बचे हैं, 2 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर नीट, व्हाट टू डू। सो दिस इज अ मेजर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ यू माइट हैव। थोड़े लोग को पता रहता है कि उनको किस तरह रिवीजन करना चाहिए बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फेस्ड इट इन द वेरी फर्स्ट ईयर इफ दे आर रिपीटिंग। थोड़े लोग को कंफ्यूजन रहता है कि इतना सारा सिलेबस है तो किस तरह रिवीजन करे, टाइम कम मिल रहा है, सो ऑल दिस थिंग्स। तो आप में से दो टाइप के लोग होंगे अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है और जिनका सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है। तो जिनका सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है, प्लीज डोंट गो विथ रिवीजन, प्लीज डोंट गो विथ रिवीजन। नो मैटर, फर्स्ट यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस। तो आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अब तुम लोग वीकली टेस्ट या मेजर टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें क्या होता है, एक लेसन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसके कारण आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे। लेकिन मेन नीट एग्जाम में जब आप एग्जाम लिखोगे तब आप देखोगे कि एक लेसन में एक या 2 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके कारण आप कौन सा भी लेसन नहीं छोड़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं करो कि ओनली हाई वेटेज लेसन्स पढ़ के जाओ, इसमें से मैं पक्का मार्क्स लेके आऊंगा, ऐसा होता नहीं है। बिकॉज लेट्स से दैट यू हैव लेफ्ट ए लेसन एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन केम फ्रॉम दैट लेसन इटसेल्फ व्हिच यू हैव लेफ्ट, तो ये तो लॉस हो गया आपको। सो नेवर एवर स्किप इवन ए सिंगल लेसन, इवन दो इफ यू कुड नॉट स्टडी टिल द डेप्थ, प्लीज स्टडी इट एटलीस्ट ऑफ 60 to 70% ऑफ दैट लेसन। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हूँ जहाँ पे जिनका भी अगर बैकलॉग्स है तो वो लोग ये वीडियो देख सकते हो। सो यू कैन जस्ट ओवरकम ऑल योर बैकलॉग्स एंड जस्ट स्टार्ट विथ योर रिवीजन। तो अभी बारी आती है जिनका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है और वो लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और मॉक टेस्ट देने वाले हैं। देखो, स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, दिस इज द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एज यू गो नियर टू द एग्जाम्स यू विल नॉट गेट इवन टाइम टू रिवाइज। सो यू हैव एटलीस्ट ऑफ 2 months राइट नाउ। व्हाइल यू रिवाइज you can start making short notes of that while you revise, because you will get to know which are the things you have learnt or which you remember and which are the things you don't remember still now. तो ऐसा नहीं, जब प्रॉब्लम क्या होता है, अब अर्ली स्टार्ट करोगे शॉर्ट नोट्स बनाने, मतलब जब आप पहली बार या दूसरी बार रिवाइज करते होंगे तब आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा मैं शॉर्ट नोट्स में लिखूं। लेकिन अब आपका टाइम ऐसा है कि तुमको पता है कि कौन सा आप मेमोराइज नहीं किए हुए अभी और जो आपको अभी याद नहीं हो रहा है। सो यू कैन स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। ऐसा नहीं है कि तुम बायोलॉजी का बनाओ शॉर्ट नोट्स, प्लीज डोंट मेक सच मिस्टेक्स। स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी चीज का आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। और रिवीजन टेक्निक्स, मैं बताता हूं आपको रिवीजन टेक्निक्स कितना इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोग 2 ईयर में पढ़े हो वो तब भी वैल्यूबल होगा जब आपका जो रिवीजन है वो वर्थफुल है, मतलब एक सही ढंग से हो रहा है रिवीजन आपका। तो मैं आपको बताऊंगा अब रिवीजन टेक्निक्स आपको किस तरह होना चाहिए। देखो, एक रिवीजन बुक बनाओ। तो ये रिवीजन बुक में क्या होगा, जब आप लोग अभी शायद आपका एग्जाम्स फ्रीक्वेंटली चल रहे हैं, तो अब क्या करो, जब आप रिवाइज करोगे आपको शायद 2-3 दिन या 4 दिन या 1 वीक मिलता होगा एग्जाम लिखने के पहले। तो आप क्या करो, एक बुक लो जहां पे जब आप रिवाइज करते रहोगे तब उसी चीज को लिखो जो अभी आपको याद नहीं हो रहा है। राइट ओनली व्हाट यू स्टिल डोंट मेमोराइज। ऐसा नहीं है कि जो आपको पता है वो ऑलरेडी लिखते जा रहा हो। लेट्स से सपोज यू आर स्टडीड वेरी फर्स्ट लेसन लिविंग वर्ल्ड, so most of you might remember all the things from living world. It is such a easy chapter, so it's not necessary that once again you are including all those things in your short notes. So write only what you still don't memorize. Okay, so now let's go with the individual subjects कि आपको रिवीजन किस तरह करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी इज वेरी वास्ट टू रिवाइज। आपको प्रॉब्लम ये आती है कि नंबर ऑफ लेसन्स ज्यादा होता है और हर एक लाइन याद करना होता है। सो इट बिकम्स लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट पार्ट व्हाइल यू रिवाइज बायोलॉजी एक्सपेशली। तो आपको क्या करना है, यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग चेकलिस्ट मेथड। करोगे, सोचो आपको 3-4 लेसन या 5 लेसन रिवाइज करना है, तो आपको लिखना है, हर एक लेसन आपको लिखना है। लिखने के बाद बाजू में एक बॉक्स डालो। सो दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड चेक बॉक्स। ओके, तो आपको चेक बॉक्स डालना है। उसके बाद जब आप एक लेसन पढ़ना कंप्लीट कर दोगे उसके बाद टिक मारो। अब होता क्या है इससे, एक तो आपका एक डिसिप्लिन वे में आपका रिवीजन चलेगा, एक तो आपका डिसिप्लिन वे में रिवीजन चलेगा,
और एक आपका क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि तुम कितना आगे चलते जा रहे हो, मतलब हाउ योर एडवांसमेंट इज गोइंग, हाउ योर प्रोग्रेस इज गोइंग अलोंग विद द रिवीजन। तो आपका कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बना रहेगा इससे। सो डू फॉलो चेकलिस्ट मेथड। अब होता क्या है, जब आप रिवर्स करना बैठोगे तब बहुत सारे लेसन हो गए, राइट। आप क्या करोगे, रैंडमली लेसन्स शायद रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, या तो यूनिट वाइज स्टार्ट करोगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर एफिशिएंटली टाइम मैनेज करना है, या आपको जो कंसंट्रेशन या उसका जो आप एक लेसन को जितना फोकस से पढ़ पाओगे, नेक्स्ट लेसन को उतना नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो इसके कारण आपको क्या करना है, आपको अल्टरनेटिवली हार्ड एंड इजी चैप्टर चूज करना है, या शॉर्ट या लॉन्ग चैप्टर्स चूज करना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, लिविंग वर्ल्ड है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसके वो तो इजी चैप्टर्स है या तो शॉर्ट चैप्टर्स है। उसके साथ आप क्या करो, जेनेटिक्स चैप्टर इंक्लूड करो। इसकी वजह से आपके होता क्या है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बना रहता है, और आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों हार्ड लेसन लिए, इससे होता क्या है, आपका जो पूरा एनर्जी और फोकस है वो स्टार्टिंग जेनेटिक्स में ही खत्म हो जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज रिवाइज अलोंग विथ डायग्राम्स। तो आपको बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार पूरा कंटेंट रिवाइज करें फिर उसके बाद डायग्राम्स अलग से रिवाइज करें। आप जब पढ़ रहे हो उसके साथ ही साथ आपको डायग्राम्स को रिवाइज करना है। बताऊं, डायग्राम्स उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना नॉर्मल टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो आपको एक अच्छी मार्क्स दिला सकती है, वो है रिविजन इन 3 लेयर्स। तो मैंने ये अप्लाई किया था जब मैं अपने नीट के प्रिपरेशन कर रहा था। तब मैं क्या करता था, बस एनसीईआरटी पढ़ के या बस पीओक्यू पढ़ के एक लेसन को साइड नहीं रख लेता था। उसकी इंस्टेड ऑफ दैट आई यूज्ड टू स्टडी इन 3 लेयर्स। अगर आपको एक लेसन पूरी तरीके से आपको लगना चाहिए कि ये लेसन मेरे को पूरा आता है और कौन सा भी क्वेश्चन मुझे दे इस लेसन में मैं सॉल्व कर पाऊंगा, आपको इस तरह कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इस 3 लेयर्स में रिवाइज करोगे। देखो, सबसे पहले आप नोट्स रिवाइज करोगे। तो जब आपका नोट्स रिवाइज करोगे, जब आपका एनसीईआरटी के लिए जो रिवीजन का टाइम है, रिवीजन का जो एनसीईआरटी का टाइम है वो घट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम नोट्स में वो सब स्टेटमेंट्स या वो सब जो याद करना है वो ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके होंगे। तो जब आप एनसीईआरटी आओगे तब आपका जो रिवीजन का टाइम है वो घट जाएगा और आप फास्ट रिवीजन कर पाओगे। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू करना है। पीओक्यू में होता क्या है, अगर स्टार्टिंग में आप डायरेक्टली पीओक्यू करने लगोगे तो आपको थोड़े ऐसे फॉर्मूलाज या कुछ ऐसा चीज होंगे जो आपको याद नहीं होंगे। लेकिन जब आप नोट्स पढ़ के फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, जब आप पीओक्यू देखोगे, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा, क्योंकि जो नोट्स में है, जो एनसीईआरटी में है, ऑलरेडी आपको पता होगा। लेकिन पीओक्यू में जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको आसान होगा। सो यू शुड रिवाइज इन 3 लेयर्स, दैट इज यू शुड फर्स्ट स्टडी योर नोट्स, then go with the NCERT, then you should go with the PYQs. Next thing is, जब आपका एग्जाम 2-3 दिन में आने वाला है, मेरे हिसाब से आपको NCERT नहीं पढ़ना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड रिवाइज ओनली योर रिवीजन बुक। मैंने बोला था ना, यहाँ पे आपको एक रिवीजन करना है जब आप रिवाइज करोगे। मतलब ये रिवीजन बुक तब बनाओगे जब आपका एग्जाम 3-4 या 5-6 दिन के पहले आप एक रिवीजन बुक बना के रखोगे, और जब आपका एग्जाम पास आएगा, जैसे कि 2 दिन या 1 दिन बचा हुआ है, तो रिवीजन बुक आप लोग इसलिए बनाओगे ताकि जब एग्जाम 1 दिन या 2 दिन में आने वाला है, आपका बहुत सारे लेसन्स हो गए, तो आपको हर एक लाइन पढ़ने के लिए फिर से उतना टाइम मिलने वाला नहीं है। तो इसके कारण आपको एक रिवीजन बुक बनाना चाहिए जो आपको एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले रिवाइज करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, जब आप एग्जाम लिख के आओगे तब आप लोग कई सारे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओगे, या रिवीजन के बावजूद, रिवीजन के बाद भी आप लोग थोड़े मिस्टेक्स करके आओगे, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आप लोग वो मिस्टेक फिर से दोहरा सकते हैं। इसी कारण आपको हर एक एग्जाम के बाद एक बुक मेंटेन करना है जहां पे आप लोग छोड़ चुके हो तो या मिस्टेक कर चुके हो, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इस मिस्टेक बुक में लिखना है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए। इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, आपको ये तीनों का अप्रोच अलग होना चाहिए जब आप रिवाइज करते हो। पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। देखो, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक का। देखो, ऑर्गेनिक जो भी आपका नोट्स में लिखा हुआ है वो पहले पढ़ो, क्योंकि जो भी लेक्चर या कोचिंग में आपको लिखा गया है वो इसके हिसाब से लिखा गया था कि जो पीवाईक्यू का ट्रेंड है या कौन सा ऑर्गेनिक में किस टॉपिक से उनको लगता है कि शायद
फ्यूचर ईयर्स में या कमिंग नीट एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो टॉपिक्स जरूर इंक्लूड किए होंगे। तो आपको पहले नोट्स रिवाइज करना है। फर्स्ट सबसे पहले नोट्स रिवाइज करो, फिर उसके बाद रिवाइज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। अब पहले तो ऑर्गेनिक उतना रिवाइज करना नहीं होता है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, लेकिन अब क्वेश्चंस क्या है, स्टेटमेंट वाइज आने लगे हैं। जो बीच में एनसीईआरटी का जो लाइंस रहते हैं ऑर्गेनिक में, वो सीधा उठा के आपको एग्जाम्स में असर्शन या स्टेटमेंट या असर्शन या रीजंस टाइप में पूछ रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी जो ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी है स्पेशली सेकंड ईयर, आपको लाइन टू लाइन रिवाइज करना चाहिए। तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट लाइन टू लाइन बिफोर यू गिव द मेन नीट एग्जाम। आ रही है ऑर्गेनिक को अगर मास्टर करना है या तो ऑर्गेनिक को आपको प्रो की तरह सॉल्व करना है, तब आपको ये फॉलो करना चाहिए। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, नोट्स रिवाइज करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स रिवाइज करने से मैं हमेशा बोलता हूं होता क्या है, आपका जो एनसीईआरटी रिवीजन टाइम है वो बच जाता है। तो आप लोग एनसीईआरटी उसके बाद नोट्स रिवीजन के बाद आप लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ोगे। और ध्यान रखो कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एक्सरसाइज या बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो देख ले एक बार, क्योंकि वही क्वेश्चन शायद आपका एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं या कुछ वैल्यूज चेंज होकर आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी जब आप लाइन टू लाइन पढ़ लोगे, नेक्स्ट आता है पीवाईक्यूज। तो पहले भी मैं बायोलॉजी के लिए इसी तरह बताया था, लेकिन यहाँ पे और एक ऐड हो चुका है, दैट इज एग्जाम्पलर। तो जब आप केमिस्ट्री की एग्जाम्पलर देखते हो तो आपको क्वेश्चंस बहुत अलग तरीके से मिलेंगे। तो मैंने भी एग्जाम्पलर देख चुका हुआ था, जब एग्जाम के पहले मैं एग्जाम्पलर देख चुका होता। तो काफी कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप एग्जाम्पलर करते हो, क्योंकि जो एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस होते हैं उतना आसान नहीं होते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। सो मेक श्योर दैट आफ्टर कंप्लीटिंग विथ योर पीवाईक्यूज डू फोकस ऑन एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस आपको आप गूगल में टाइप करो, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। सो नेक्स्ट आता है फिजिकल। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आप सॉल्व करके जाओ, आपको हेल्प हो सकता है। फोकस मोर ऑन पीवाईक्यूज आते हैं, वो मोर बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। तुम पिछले साल के ट्रेंड देखते रहो, जो पीवाईक्यूज रहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में वो मोर बायस्ड रहते हैं पीवाईक्यूज के ऊपर। तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि ये पीवाईक्यूज फिर से क्यों आएंगे, ये नहीं ऐसे नहीं आ सकते, मैं इसको लास्ट में कर लूंगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको टाइम देना है, आपको पीवाईक्यूज देखना है, उसको सॉल्व करना है। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक जो केमिस्ट्री, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करते हो तो एक सबसे बड़ी गलती करते हो, दैट इज आप फार्मूला से वो आप देखते हो, उसको सॉल्व नहीं करते हो। मतलब अगर आप सोचो कि आप लोग एक शॉर्ट नोट बना चुके हो, तो जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो आप लोग क्या करते हो, बस ओनली आप उसको देखते जाते हो। तो वहां पे क्या होता है, आपको देखने से उतना याद नहीं होता जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो आप लोग क्या करो, जब आप रिवाइज करते हो, शायद एक फॉर्मूला होगा, उस पर एटलीस्ट या 2 to 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे पता है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, लेकिन इट विल ब्रिंग यू मार्क्स इन एग्जाम। तो आप लोग नेग्लेक्ट मत करो, प्लीज डोंट लुक फॉर्मूलास, सॉल्व क्वेश्चंस। It will get you marks in the exam. It might be consuming your time right now, but it will surely get you marks in exam, and you will not forget the formula while you solve the questions. अब नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का यही प्रॉब्लम रहता है कि तुम जितना भी बार पढ़ो वो ऑलमोस्ट तुम भूल ही जाओगे, बस आपको 30 या 40% उस लेसन का याद होगा। तो इसके कारण आपको क्या करना है, रिवाइज नियर टू एग्जाम्स। आपको एग्जाम के बहुत दिन पहले नहीं पढ़ना है इनऑर्गेनिक। आपको जब एग्जाम पास आ रहा है तब भी आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम सीधा एक दिन पहले ही इनऑर्गेनिक को रिवर्स करो, ऐसा मत करो, क्योंकि वो उतना जल्दी आपको याद नहीं होगा। आप क्या करो, 5 या 6 दिन से पहले एक बार रिवर्स करो, और जब एग्जाम पास आएगा 1 दिन या 2 दिन रहेंगे तब फिर से एक बार रिवर्स करो। इसके कारण आपको वो ज्यादा रिटेन हो जाएगा आपके। मेक श्योर दैट यू हैव मल्टीपल रिविजन्स स्पेशली इन इनऑर्गेनिक। तो ये हो गया केमिस्ट्री की बात। चलो अब बात करते हैं सबका फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स। नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने एक चीज नोटिस किया हुआ है, दैट इज आपका जो 80% क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो आपके 20% सिलेबस पर डिपेंड करते हैं। तुम पीवाईक्यू उठा के देख लो, ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक से या हर एक फॉर्मूला से क्वेश्चंस आ रहे हैं।
बस हमेशा उसी टॉपिक से या उसी फॉर्मूला से अलग अलग मॉडिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग उस 20% सिलेबस को आइडेंटिफाई करो जो आपको 80% मार्क्स एग्जाम में दिला सकता है। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज डोंट गो विथ लेसन्स इन स्पेशली इन फिजिक्स, डोंट गो विथ लेसन्स, गो विथ टॉपिक्स। सो व्हाइल यू गो विथ टॉपिक्स, व्हाट हैपेंस इज दैट योर टाइम विल बी कंज्यूम्ड, राइट? विल नॉट बी बर्डनड। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इतना लेसन पढ़ना है, बहुत बड़ा लेसन है। व्हेन यू गो विथ टॉपिक, योर टाइम विल बी मैनेज्ड एज वेल एज आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे। अगर आप टॉपिक के हिसाब से जाओगे तो आप टॉपिक के हिसाब से डिवाइड करो आपका टाइम और उसको पढ़ते जाओ। इससे बहुत सारे लोग का ये कंप्लेंट हो सकता है कि मैं कितना भी कर लूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ, कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, मेरा फिजिक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है आपका माइंडसेट। देखो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। आपका हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि ये अगर एक लेसन मतलब अगर एक वीकली एग्जाम आप लिखे, उसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चंस है जो लेसन आपने पढ़ा नहीं और वो क्वेश्चंस अगर आपको दिख गए तो आप लोग ये सोचेंगे कि यार ये लेसन मैंने नहीं पढ़ा। तो इसके कारण मैं क्या करता हूँ, वो लेसन को पूरा स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। ये गलती है, आप लोग कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। सोचो अगर एक लेसन है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि उस लेसन में उसी टॉपिक से हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में आता होगा। तो आपको हमेशा ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं स्टार्टिंग से वो लेसन को पढ़ूंगा। स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो स्टार्टिंग से आप जब पढ़ोगे आपका होगा क्या, जो आपको जहां पे आपको एनर्जी स्पेंड करना चाहिए एक टॉपिक जो हमेशा एग्जाम में आ रहा है, आप उस टॉपिक को उतना एनर्जी या उतना फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो हमेशा से रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगा तभी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सो ऑलवेज आइडेंटिफाई दैट टॉपिक एंड मेक श्योर दैट यू फर्स्ट बी परफेक्ट विद द टॉपिक एंड लेटर ऑन यू स्टार्ट बी क्लियर विद द अदर टॉपिक्स। ओके, तो पेपर सॉल्विंग आफ्टर एग्जाम। तो हम बहुत बार क्या करते हैं, जब एग्जाम लिख के आते हैं तो उस पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं। हम ये माइंडसेट से चलते हैं कि जब ये लेसन पूरा कंप्लीट कर लूंगा, जब ये लेसन में पूरा पढ़ लूंगा तब ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। तुम वो क्वेश्चन पेपर को फिर से निकालोगी ही नहीं। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए। जो बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, लर्न सेपरेटली एंड ज्वाइन द पीसेस। मतलब ऐसा एक लेसन को ऐसा मत देखो कि ये बड़ा है, बस ऐसा देखो कि ये टॉपिक है, उसको अगर मैं पढ़ लूँ तो खत्म। तो इससे क्या होता है, आपका जो एक माइंडसेट बन जाता है कि ये लेसन इजी है, तो आप लोग उस लेसन को पढ़ लेते हो। बहुत बार क्या होता है, हाँ आप लोग सोचते हो कि ये लेसन को पढ़ना है, तो वो ऐसे ही आप लोग, वो दिन आता नहीं कि जो जिस दिन तुम वो लेसन कंप्लीट करोगे। तो ऑलवेज स्टडी इन पीसेस एंड ज्वाइन द पीसेस लेटर। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये रहना चाहिए कि हाई वेटेज टॉपिक्स को आप फोकस करें, उसके बाद मीडियम वेटेज टॉपिक्स या लास्ट में लो वेटेज टॉपिक्स। डोंट स्पेंड मोर टाइम इन सिंगल लेसन। आपको बस एक ही लेसन में आप सोच रहे हो कि ये लेसन मेरे को परफेक्टली नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसी लेसन को बहुत टाइम देते जाओगे। जो आप मेन लेसन जो जहाँ पे आपको टाइम देना है वो आप नहीं दोगे। तो इसके कारण आपको एक ही लेसन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सब लेसन पढ़ो। So that's it. I would like to end this video over here. Consider subscribing this channel so that I will be always motivated to do lot more videos and help you out there. And if at all you want me to make videos on certain topics, please let me know that so that I can have a proper plan of making those videos. And that's it. Have belief that you are going to score well. Keep your hard work in the same consistent way. Your marks are almost directly proportional to your hard work. So stay consistent, stay disciplined, have that willpower to make up every time. Don't get burned out. Okay, take care. Bye bye.